राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में इस बार पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और यह बेहद कारगर भी साबित हुआ। 2 दिन चली परीक्षा के दौरान जयपुर सहित प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए अभ्यर्थियों में ज्यादातर वो हैं जिन्होंने पहले किसी दूसरे नाम से परीक्षाएं दी थी और इस बार नए नाम से वहां पहुंच गए। एआई आधारित बायोमेट्रिक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांच ने इन्हें पहचान लिया, धर दबोचा। एआई तकनीक की इस खासियत को लेकर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में पहली बार अपनाई गई एआई तकनीक बड़ी कारगर साबित हुई। 2 दिन चली परीक्षा के दौरान जयपुर सहित अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 13 डमी अभ्यर्थियों को एआई तकनीक की मदद से पकड़ा गया। प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक जांच में संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया। ये अभ्यर्थी पहले किसी दूसरे नाम से परीक्षा दे चुके थे और इस बार नए नाम से पहुंचे थे। नए परीक्षा अधिनियम के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कुल 5,24,740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 3,76,902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। करीब 72% अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। 13 डमी कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया। एआई आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से सभी को पकड़ा गया। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को एआई तकनीक की मदद से पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने इसी साल जून में अपने भतीजे धर्मवीर की जगह बीएसटीसी डीएलएड की परीक्षा दी थी और पास भी हो गया था। इस बार वो खुद के नाम से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आया था। परीक्षा के दौरान लगे एआई आधारित बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर ने उसके फिंगरप्रिंट और फोटो को पहले के रिकॉर्ड से मैच कर दिया और फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और भतीजे धर्मवीर को भी हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में नए परीक्षा अधिनियम के तहत 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 2-2 जबकि भीलवाड़ा, कोटा, बारां, दौसा और अलवर से 1-1 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इन सभी से स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है। कोई कैंडिडेट है जो यहाँ शहीद हिम्मत सिंह स्कूल के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को दे रहा है, तो उसकी बायोमेट्रिक पहले कहीं दूसरे अन्य नाम से यूज हुई है। इस बार जब उसने बायोमेट्रिक लगाई तो उसका भूपेंद्र नाम प्लस उसकी फ़ोटो और जो थंबप्रिंट था वो मैच कर रहा था, लेकिन उसमें एआई की टेक्निक से पता लगा कि इसने पहले यही फोटोग्राफ और यही थंबप्रिंट किसी अन्य नाम से यूज़ किया हुआ है कि ई-केवाईसी वगैरह कराई, तो वो ओरिजिनल भूपेंद्र तो ओरिजिनल निकला, लेकिन पहले का जो उसने जो एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर वो किसी अपने भतीजे धर्मवीर के नाम से उसने एग्जाम दिया हुआ था। एआई से निगरानी करने से इस तरह की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। परीक्षा केंद्रों पर एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से उम्मीदवारों की पहचान हो रही है। डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की भी पहचान की जा रही है। एआई टूल से संदिग्ध की पहचान होने लगी है। धोखाधड़ी रोकने में इससे मदद मिलेगी। एआई तकनीक से प्रश्न पत्रों की जाँच होगी। एआई तकनीक परीक्षा में पारदर्शिता लाएगी। पुलिस की माने तो एआई को बायोमेट्रिक से कनेक्ट किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है तो एआई के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। उसमें ये भी क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति ने पहले कभी किसी और नाम से या साइन से परीक्षा दी है या नहीं। मुरलीपुरा मामले में भी यही हुआ। जब आरोपी ने बायोमेट्रिक साइन किया तो किसी अन्य नाम से उसकी डिटेल्स आ गई, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रदेश में लगभग 13 डमी कैंडिडेट को पकड़ा है और इसके साथ ही जो परीक्षा है वो पूरी तरह से सफल हुई है। पहली बार एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया और ये एआई टेक्निक भी पूरी तरह से सफल हुई है। इस एआई टेक्निक को सभी एग्जाम सेंटर में कैमरे से जोड़ा गया, इसके साथ ही बायोमेट्रिक से जोड़ा गया, इसके साथ ही पेपर के साथ जोड़ा गया। तो बायोमेट्रिक में जब कोई हाजिरी लगाएगा, अटेंडेंस करेगा, फोटो जाएगी तो वो बायोमेट्रिक अलर्ट हो जाएगी और एआई टेक्निक के माध्यम, सर्वर के माध्यम से जो इसके रिसीवर है, जो एजेंसीज को ऑपरेट कर रही है, वहां तक सूचना चल जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर 13 कैंडिडेट भी पकड़ में आए हैं। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। देखिए, प्यार यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना होती है, नहीं? लेकिन अगर यही प्यार आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहिएगा? जी ऐसे ही एक मामला जो है वो राजस्थान से सामने आई, बाड़मेर से आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। रॉड से पीट कर आरोपी ने महिला को मार डाला, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी प्रेमिका उससे शादी करना चाहती थी। क्या है ये पूरा मामला और प्यार से मौत तक ये दर्दनाक कहानी,
कैसे आगे बढ़ी और कैसे इसका अंत हुआ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। किसी से प्यार करना या तो आपको दर्द दे सकता है या फिर जिंदगी भर की खुशी, लेकिन प्यार ही मौत का कारण बन जाए तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। और आज के दौर में ये बहुत आम बात हो गई है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। बाड़मेर से भी एक ऐसा ही केस सामने आया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। ये कहानी है बाड़मेर के शिक्षक मनाराम और झुंझुनू की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मुकेश कुमारी की, और दोनों के सोशल मीडिया के माध्यम से हुए प्यार की। 600 किलोमीटर कार ड्राइव कर प्रेमी से मिलने खुशी खुशी बाड़मेर पहुंची प्रेमिका ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि प्यार के बदले उसे जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी, और प्रेमी ने लोहे की रॉड से वार कर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बाड़मेर के चवा गांव के रहने वाले सरकारी शिक्षक मनाराम की अक्टूबर 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुकेश कुमारी से दोस्ती हुई थी, और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप प्यार और मुलाकातों में बदल गई। मुकेश कुमारी झुंझुनू से अपने प्रेमी मनाराम से मिलने बाड़मेर आती और प्रेमी से मिलकर वापस चली जाती थी। आपको बता दें कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या रही। तो मनाराम पहले से ही शादीशुदा है, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, मामला न्यायालय में तलाक तक पहुंच गया है। मुकेश कुमारी ने मनाराम पर शादी के लिए दबाव बनाया, मनाराम ने इससे इनकार कर दिया। मुकेश कुमारी 10 सितंबर को अपनी कार लेकर बाड़मेर पहुंची। प्रेमी मनाराम से उसके परिजनों से मिलवाने की जिद की, मनाराम ने मिलवाने से भी इनकार कर दिया। मुकेश कुमारी प्रेमी के गांव चवा पहुंच गई। चवा पुलिस चौकी में पहुंचकर पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने मनाराम को चौकी बुलाया और दोनों के बीच सहमति बनी। दोनों साथ में बाड़मेर पहुंच गए। इसके बाद मनाराम ने प्रेमिका के सिर पर सरिये से वार किया, हत्या कर शव को कार की ड्राइविंग सीट पर रख दिया और हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। हत्या के बाद वो आराम से सो गया और सुबह उठकर अपने वकील को कार में महिला के शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद एडवोकेट ने पुलिस को जानकारी दी। ये कार आप देख सकते हैं, इसी कार में उस शिक्षक द्वारा अपनी महिला प्रेमिका को बहुत निर्ममता से गले सर पे सरिया मारा गया। सरिया मारने के बाद इस कार को मैं बिठाकर और इस रोड से इसको नीचे उतार दिया गया ताकि एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। उस महिला की जो बात की जाए, जो महिला जो थी वो झुंझुनू के चिड़ावा की निवासी थी, और ये सामने आप देख पाएंगे ये कमरा है, इसी कमरे में वो शिक्षक रहता था और यहीं पे शायद वो लोग मिले होंगे, और मिलने के बाद में इस शिक्षक द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की जो बात की जाए, इस पूरे मामले में जो बात है महिला का और इस शिक्षक का, लगभग एक साल भर पहले एक सोशल साइट के जरिए इनकी दोनों की मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद इन दोनों का मुलाकात का सिलसिला जारी होता है। ये जो महिला चिड़ावा से झुंझुनू चिड़ावा से मिलने के लिए बाड़मेर हर महीने बदस्तूर आया करती थी, और इसी बात के लिए इन दोनों के बीच में सहमति बनी कि जल्दी विवाह करेंगे। जो ये शिक्षक टीचर है, इसका अपनी जो पहली पत्नी उससे तलाक का कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसका यही कहना था जब ये कोर्ट में केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन इस पूरी बात को लगभग साल भर से अधिक का समय होने के बावजूद भी शिक्षक द्वारा इसे झांसा ही दिया जा रहा था। और इसी तरीके की बात की जाए, महिला आखिर परेशान होकर झुंझुनू के चिड़ावा से अपनी खुद की कार से निकलती है और यहाँ पता करती है कहाँ रहता है। जब इसका पता लगता है कि ये बाड़मेर जिले के चवा गांव में रहता है, तो ये गांव में पहुंचती है और गांव में जाकर उसके परिजनों से मिलती है कि ये जो व्यक्ति है मनाराम, पिछले साल भर से मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा है और शादी का झांसा दिया जा रहा है। जब मैंने इसको शादी की बात की तो इस बात से मुकरे जा रहा है। इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में छोटी मोटी कुछ बहस हुई और शिक्षक द्वारा इस महिला को बुलाया जाता है कि शाम को अपन बैठ के बात करते हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि शिक्षक ने शाम में शराब पिया और शराब पीने के बाद गुस्से में आवेश में आके सरिये से इस महिला के सर पर वार किया। वार करने पर महिला की मृत्यु हो जाती है और उसको इस गाड़ी में बिठा के और गाड़ी को रोड से नीचे धकेल देता है। झुंझुनू की रहने वाली मुकेश कुमारी का करीब 9-10 साल पहले ही पति से तलाक हो गया था। मुकेश कुमारी महिला एवं बाल विकास में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी और आरोपी प्रेमी मनाराम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरी पड़ताल के बाद ही आरोपी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी से प्रेम करना और उसके साथ रहने के सपने देखना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो महिला को ये बता रहा है, जो प्रारंभिक पूछताछ में आई कि भाई अक्टूबर 2024 में जरिए फेसबुक जानकारी हुई और इसके बाद ये बुधवार 10 तारीख को ये महिला वहाँ से आई और महिला कल उसके बता रहा है मेरे गांव गई। तो इसने जो मनाराम जो टीचर है, इसका पहले पत्नी से डायवर्स चल रहा, पत्नी नहीं रहती है, तो इसने इसमें घर में बुला के और इसमें जो इसकी हत्या कर दी। एक जो गाड़ी जो उसी की जो लड़की की है, उसी गाड़ी में उसकी बॉडी है। तो मैं FSL
पूरा परीक्षण करके मौका मुआयना डॉग से कर रहे हैं और रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेके परिजनों का इंतजार कर रही है। परिजन जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी शिक्षक है फिलहाल पुलिस ने उसको दस्तयाब कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के जवान भी तैनात हैं और पुलिसकर्मी तैनात है, क्योंकि एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीमों द्वारा यहाँ की जाँच की गई है ताकि किसी भी तरीके के जो साक्ष्य उसे मिटाया नहीं जा सके, उन साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया जा सके और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके ताकि इसको इसके इस कृत्य की सजा मिल सके। कैमरा सहयोगी बहराराम के साथ कुपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। देखिए, जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फायरिंग का एक मामला सामने आया। आपसी रंजिश के तहत बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद घायल को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, आइए साथ में देखते हैं। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सुबह सुबह बदमाशों ने यहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। आपसी रंजिश की वजह से स्कॉर्पियो सवार लोगों पर फायरिंग की गई। इसमें प्रॉपर्टी डीलर की जांघ में गोली लगी, जिसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है। फायरिंग में घायल हुए युवक नाथूराम ने बताया कि रवि बिश्नोई से काफी लंबे समय से उसकी दुश्मनी चली आ रही थी और इस मामले में पुलिस में भी रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में समझौता करवा दिया था और इसी समझौते की आड़ में उस पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग हुई थी उधर चौरानी चौराया 32 चौराया। रात को 9 बजे गाड़ी इसको भी भोंग दी और 87,000 रुपया लूट लिया भाई का। फिर सुबह के बाहर आओ माँ का दूध पीना, बाहर आओ, चौरे पे आओ। चौरे पे सीधी गोली मार दी पैर पे, पग पे। रिपोर्ट 6 महीना पहले दी राजी भाई था, 5 दिन पहले और रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे के करीब फायरिंग की घटना हुई। नाथूराम अपने भाई के साथ घर से बाहर निकला था और चिल्ड्रन झालामंड के लाइट चौराहे के पास बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद मौके से फरार हो गए। हमला करने वाले बदमाश रवि बिश्नोई और उसके साथी थे और आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह 8 बजे के आसपास की घटना है। आपस में इनकी कोई पुरानी लड़ाई थी, इस वजह से फायरिंग की घटना हुई है। बाकी एफएसएल टीम और एमओबी को बुला लिया है, अनुसंधान जारी, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। घायल नाथूराम का रविवार रात भी बदमाशों से झगड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला और लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब मौके पर शांति है। घटना के 4 घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। बात ये था कि रवि बिश्नोई यहाँ पर हमारे घर के सामने जो रास्ता निकलता है ना, पुल है, पुल के बाद आउट एरिया जो हमारे घर वालों को अलावा कोई जाता ही नहीं है। तो ये क्या कुछ बेचते 4-5 बार खड़े थे, तो इनको समझा दिया एक बार कि यहाँ मत खड़े रहो, हमारा आने जाना रास्ता है, आप क्या दारू सिगरेट भी बहुत पीता, आप देख लेना वहाँ पर। तो समझा नहीं, बुढ़े बुजुर्ग आदमी समझा, उसने हाथ उठाया था बुजुर्ग पे, तो उसने भी हाथ उठा दिया। फिर इनका लड़का आ गया था वहाँ से, मतलब यहाँ पे जैसे भी चलाता है कोरिडोर से, तो इन दोनों ने बहस वजह ये 2 थाप हुई थी। फिर ये 16 हो गया, हम भी चले जाए। दूसरे दिन इन्होंने क्या पीछा किया इस बंदे का, मेरा हीरा नाम का ना, उसका पीछा किया और पीछा फिर मारने की धमकी दी। हाँ, रात में धमकी दी, फिर सुबह बुलाया, तो सुबह हमने आया कि क्या धमकी है, आए आते ही फायरिंग कर दिया सुबह, और फायरिंग करने के बाद ये घटना बढ़ी। नाथूराम नामक व्यक्ति पे फायरिंग हुई थी। इसमें प्रकरण में जो भी आरोपी हैं उनको दस्तयाब कर लिया गया। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। दिन दहाड़े चौराहे पर फायरिंग की इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है और ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा रही है। अब आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। देखिए, एनडीटीवी की टीम ने रात करीब 11:30 बजे अजमेर शहर रियलिटी चेक किया। जी हां, बस स्टैंड से लेकर गांधी भवन चौराहे तक ड्यूटी ऑफिसर अपने वाहन और पुलिस टीम के साथ गश्त करते दिखाई दिए। अजमेर नॉर्थ और साउथ क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को नाइट पेट्रोलिंग पर तैनात किया जाता है। रात 12:15 बजे हमारी टीम यानी क्लॉक टावर के उसरी गेट पुलिस चौकी पहुंची और चौकी का मेन गेट खुला हुआ था। चौकी प्रभारी का कमरा लॉक था। सवाल यह उठता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई असामाजिक तत्व वारदात को अंजाम देता तो क्या पुलिस समय पर कार्रवाई कर पाती या नहीं कर पाती?
इसी तरह हमने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ताल की, कहां कैसे हालात हैं, एक रिपोर्ट तैयार की है, साथ में देखते हैं। जो मार्केट है, हालांकि कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हुई है और कुछ दुकानें हैं उसकी जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग लगने के बाद जो भी आवागमन के लिए जो व्हीकल होते हैं, उनकी जो बाहर से जो लोग आते हैं, संदिग्ध जो लगने चाहिए या लगते हैं, उनकी जांच यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो संबंधित ऑफिसर्स वगैरह है वो उनके द्वारा यहाँ पर की जानी चाहिए। मगर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं है और यहाँ पर बाहर की गाड़ियाँ भी बड़ी संख्या में यहाँ से दरगाह के लिए गुजरती है। बहुत ही सेंसिटिव वाला इलाका है, मगर यहाँ पर आप देखें बैरिकेटिंग लगी हुई है। एक बैरिकेटिंग के साथ में कई जो और अन्य जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर लगी है, और मगर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अजमेर शहर में कानून व्यवस्था किस तरीके से कायम है उसका रियलिटी चेक करने के लिए आज हम खड़े हैं। रात करीब 12 बज रही है और मैं इस वक्त बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर पुलिस की तमाम जो नाकाबंदी है वो समय समय पर रहती है कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, और रात्रि गश्त जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं वो 11:30 बजे पुलिस लाइन से अपने जाब्ते के साथ निकलते हैं। अभी मैं इस वक्त बस स्टैंड पर खड़ा हूं और यहाँ पर कितनी बजे पुलिस अधिकारी आते हैं उसका भी हम सीधे लाइव रियलिटी चेक करेंगे। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सायरन बज गया है, पुलिस अधिकारी शायद यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल टाइम पर ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जितना इनको बस स्टैंड से टाइम लगता है। और ये आप देखें, ये देखें पूरी तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। हम इनका पीछा करेंगे कहाँ जाते हैं और आगे बात करेंगे किस तरीके की इनकी नाइट गश्त रहती है। ये आप तस्वीरों में देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अजमेर पुलिस है जो कि यहाँ पर बस स्टैंड से रवाना हुई है, और हम इनका पीछा करेंगे और किस जगह पर इनकी नाइट गश्त है और किस तरीके की पुलिस की कार्रवाई रहती है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। सर, नाइट की जो गश्त है आपके आज आपके पास, आप प्रभारी हो, आपके जिम्मे है, तो किस तरीके की पूरी व्यवस्था रहती है? नाइट की अजमेर सिटी के अंदर नियमित गश्त निकलती है। श्रीमान आईजीपी साहब राजेंद्र सिंह जी अजमेर और एसपी मैडम वंदिता जी राणा के निर्देशन में रोजाना अजमेर शहर के सभी थानों की डीओज की गाड़ियां, साउथ और नॉर्थ में 2 अधिकारी लगते हैं और एक आरपीएस डीवाईएसपी रैंक का जनरल गश्त चेकिंग अधिकारी होता है, और हमारे ऊपर सुपरविजन में एक एडिशनल एसपी होता है। और पिछले 2 महीने से 11:30 बजे सारी गाड़ियों का एक जगह एक फिक्स पॉइंट पे सभी की निर्देश दिए जाते हैं। उसके साथ में सामूहिक रूप से सभी गाड़ियां एक साथ सिटी की मेन रोड पे आकस्मिक सडनली 3-4 किलोमीटर पे एक साथ गश्त करते हैं। उसके बाद अपने अपने इलाकों में गश्त की जाती है। तो आधे घंटे में हमने आपको दिखाई जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। अब सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं देश